बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 18। लेक्चर अब आपके लेंथी हो जा रहे हैं, हो सकता है कि लेक्चर लॉन्ग हो जाए, तो आपने पूरे सुनने हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अपना CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर 18, जिसका नाम है ETL डिटेल, यानी डाटा एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डाटा एक्सट्रैक्शन क्या होती है, CDC इन मॉडर्न सिस्टम क्या होता है, CDC इन लेगेसी सिस्टम क्या होता है, CDC के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और हम मेजर डाटा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर यानी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। अब एक्सट्रैक्शन चेंज डाटा, इंक्रीमेंटली डाटा एक्सट्रैक्शन में आपको पता है डाटा वेयर हाउस में डाटा आता रहता है, लेकिन जब आपने पहली दफ़ा डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा लेकर आए थे ना, उसके अंदर कोई मसला नहीं आता, क्योंकि डाटा वेयर हाउस पहले ही खाली था। अब हमने क्या करनी है कि जो न्यू चेंजेस को हमें डाटा वेयर हाउस के अंदर लेकर आना है, तो हम उसको किस तरह लेकर आएंगे, हम करेंगे इंक्रीमेंटली डाटा एक्सट्रैक्शन। ये क्या होती है इंक्रीमेंटली डाटा एक्सट्रैक्शन विद है what has changed, say, during last 24 is the considerably nightly extraction. हर 24 आवर के बाद वेयर हाउस को अपडेट करते हैं, और ये जो अपडेट होती है ये रात को होगी, ये नाइटली अपडेट है, क्योंकि बिकॉज रात को डाटा वेयर हाउस का यूज़ बहुत कम होएगा, और कम इसलिए होएगा कि जो हमारे डिसीजन मेकर है ना, वो रात को इसके अंदर काम करते हैं। ओके, एफिशिएंट वन चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दिस इज एफिशिएंट व्हेन देयर आर स्मॉल चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एफिशिएंटली, ठीक है। ये स्मॉल चेंजेस है, और आपने स्मॉल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर इनको ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा वेयर हाउस में रिफ्लेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन शुड विल बी कॉस्टली, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है ना वो कॉस्टली भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन बहुत चैलेंजिंग है, इसमें चेंज बहुत ज़्यादा है, और ऑपरेशन सिस्टम की हम परफॉर्मेंस खराब नहीं कर सकते। अब हमारे है 2 CDC सोर्सेज, यानी दो तरह के सिस्टम से हमने डाटा लेना है और फिर उनको वेयर हाउस में लेकर आना है। वो दो तरह के सिस्टम कौन से हैं? CDC का मतलब होता है चेंज डाटा कैप्चर, जो चेंज आया है डाटा के अंदर हमें उसको कैप्चर करना है। सबसे पहला हमारा सोर्स है हमारा मॉडर्न सिस्टम, दूसरा हमारा है लेगेसी सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो आजकल ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम जो SQL को सपोर्ट करें, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहे हो जिनको यूजर्स यूज़ करते हैं। लेगेसी सिस्टम क्या? ऐसे सिस्टम जो अर्ली 90 या 90 से पहले यूज़ होते थे, उसको हम कहते हैं लेगेसी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे CDC इन मॉडर्न सिस्टम, यानी हम मॉडर्न सिस्टम के अंदर चेंज डाटा कैप्चर को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी किस तरह कर सकते हैं। इसको तीन तरह से कर सकते हैं। एक हमारा टाइम स्टैम्प्स, दूसरा हमारा है ट्रिगर, तीसरा हमारा है पार्टीशनिंग। टाइम स्टैम्प क्या होता है? वर्क इफ टाइम स्टैम्प्स कॉलम रिप्रेजेंट, ठीक है। इधर लिखी हुई है इसकी डिटेल, आपने रीड कर लेनी। जब भी एक DML ऑपरेशन होएगा, ठीक है। DML ऑपरेशन का मतलब कि हमने डाटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट किया, ठीक है, डिलीट किया, अपडेट किया, इसको हम कहते हैं DML ऑपरेशन। जब भी ये ऑपरेशन होएंगे ना, तो एक एंट्री हमने इनकी कॉलम में करनी है। वो कॉलम हमें बताएगा कि ऑपरेशन किस टाइम पे हुआ, और ये भी बताएगा कि जो ऑपरेशन हुआ है वो कौन सा ऑपरेशन होता है, यानी वो टाइम नोट करेगा और अपने कॉलम को नोट करेगा। इसे हम कहते हैं टाइम स्टैम्प्स। इफ कॉलम नॉट प्रेजेंट, ऐड कॉलम। अगर टेबल में ऐसा कॉलम नहीं है जहाँ चेंजेस नोट कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड कॉलम करना पड़ेगा, यानी टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। मे नॉट बी पॉसिबल टू मॉडिफाई टेबल, सो ऐड ट्रिगर्स। कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये कॉलम ऐड ही ना करने दें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रिगर्स ऐड करने पड़ेंगे। टाइम स्टैम्प का एक नुकसान भी है। वो नुकसान है कि जब हम कॉलम को अपडेट करेंगे ना, तो जो हमारा ट्रांजैक्शनल एफर्ट जो है उसमें एडिशनल काम किया जाएगा। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं? दूसरी हमारी क्या है? ट्रिगर्स के ज़रिए हम CDC में मॉडर्न सिस्टम को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम में चेंज डाटा को कैप्चर कर सकते हैं।
क्रिएट ट्रिगर्स फॉर ईच रिसोर्स टेबल, यानी हर टेबल के लिए हमने ट्रिगर क्रिएट करना है। फॉर ईच डीएमएल ऑपरेशन ट्रिगर परफॉर्म अपडेट्स, ठीक है। ट्रिगर का मतलब है ट्रिगर मीन जब भी कोई डीएमएल ऑपरेशन होगा उस टाइम ट्रिगर फायर होएगा। ट्रिगर जिस टेबल पे करना है आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर उस टेबल पर ट्रिगर चलेगा। मतलब एक प्रोसेस मेमोरी में रन होएगा जिन जिन उस टेबल के ऊपर जिसको आपने सिलेक्ट किया होता है। जो हमारे डीएमएल ऑपरेशन होंगे यानी डिलीट, इंसर्ट और अपडेट, तो ये जो हमारा ट्रिगर है ये हमें अपडेट करेगा। रिकॉर्ड डीएमएल ऑपरेशन इन अ लॉग फाइल, आपने क्या करना है लॉग फाइल के अंदर इसकी एंट्री करनी है। फिर हमारा आता है पार्टिशनिंग। टेबल रेंज पार्टिशनर से अलोंग डेट की, टेबल रेंज पार्टीशनिंग करते हैं जो डाटा राइट कर रहे हैं ना यानी टेबल पर उनको रेंज की बेस पर पार्टीशन करना है। ठीक है, एक रो के सेट को किसी एट्रीब्यूट की बेस पर एक पार्टीशन में डालेंगे और फिर दूसरे पार्टीशन में जाएगा वो। यानी आपके पास टेबल है, आपने टेबल को रेंज की बेस के ऊपर पार्टीशन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमारी जो डेट डेट के लिहाज से हम पार्टीशन करेंगे। डेट रो जो आईडी है ना हमारी 1 to 7 तक, ठीक है, उसके अंदर जो डेट 2 की सारी एंट्री हो जाए और जो रो नंबर हमारी 8 to 10 है ना उसके अंदर हमारे डे 3 की एंट्री और उसकी चेंजेस हो गए। अगर आपने चेंजेस को नोट करना है तो पिछले हफ्ते का डाटा चाहिए और ये बहुत सिंपल है डाटा पार्टीशनिंग की बेस के ऊपर। इसके बाद आता है CDC इन लेगेसी सिस्टम, यानी हम चेंज डाटा कैप्चर को लेगेसी सिस्टम में कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस रिकॉर्ड इन टेप्स, चेंजेस अकर इन लेगेसी ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द लॉग और जर्नल टेप्स। लेगेसी सिस्टम के अंदर जो ऑपरेशन करते हैं वो टेप पर राइट करते हैं, यानी टेप पर लॉग और जर्नल टेप्स पर हम ये सब कुछ राइटिंग करते हैं। Changes, reads and removed from tab, log or journal tab is read and update transition are stripped off for the moment into warehouse। जो changes होते हैं उसको हम पढ़ भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं टेप्स के ऊपर से। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम विद रीडिंग लॉग जर्नल टेप्स आर मैनी। प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, लॉग और जर्नल टेप्स के साथ ये आपसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स बताएं क्या है। सबसे पहला है कंटेन लॉट ऑफ एक्सट्रेनस डाटा, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर्मेट इज ऑफ्टन आर्केन, सबके फॉर्मेट डिफरेंट होंगे, एक कंपनी का अपना फॉर्मेट होएगा दूसरी कंपनी का डाटा स्टोर करने के लिए अपना फॉर्मेट होएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होंगे। ऑफ्टन कंटेन्स एड्रेस इंस्टीड ऑफ डाटा वैल्यूज एंड कीज, इसमें हम अक्सर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, और वो हमें पॉइंट करते हैं कि कहाँ पर आप कौन सी चीज़ मिलेगी। जो कीज़ है ना वो भी आपके रोज़ को आइडेंटिफाई करती है ना, लेकिन हम इसके अंदर कीज़ नहीं यूज़ करते। कीज़ और डाटा वैल्यूज़ की बजाय हम एड्रेसेस लिखते हैं। सीक्वेंसेस ऑफ डाटा इन द लॉग टेप ऑफ्टन हैज़ डीप एंड कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशन। अगर आपने किसी चीज़ की तलाश करनी है आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। Log tape varies widely from one DBMS to another DBMS। जो हमारा DBMS टेप पर रिकॉर्डिंग करे ना वो भी वेरी कर सकता है, यानी एक कंपनी का कोई और DBMS हो सकता है दूसरे का कोई और DBMS हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे CDC एडवांटेजेस, ठीक है, यानी मॉडर्न सिस्टम के और हमारा जो लेगेसी सिस्टम है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। मॉडर्न सिस्टम के 3 एडवांटेजेस है। इमीडिएट, नो लॉस ऑफ हिस्ट्री, फैट फाइल्स नॉट रिक्वायर्ड। इमीडिएट का मतलब होता है यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब की ना वो डिटेल्स। इमीडिएट का मतलब होता है कि जल्दी, यानी जैसे ही डीएमएल ऑपरेशन होगा अगर हमने इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ या डिलीट हुआ तो साथ ही किसी टेबल में लॉग फाइल में उसकी
टेबल में एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है, यानी साथ ही उस टेबल के अंदर एंट्री हो जाएगी। लॉग फाइल में नहीं, टेबल में एंट्री होती है। फिर नो लॉस ऑफ हिस्ट्री। In the absence of CDC data, extraction is marshal at best for insert operation and problematic for update and delete operation because the data is not stable in the history, uh, no longer in the table. CDC की एब्सेंस होती है, ठीक है। अगर आपने टेबल पे कोई टेबल या कॉलम मेंटेन नहीं करते तो तब अपडेट और डिलीट के जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमारी लॉस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने कुछ इंसर्ट किया, ठीक है, अभी हमने इंसर्ट किया है, हमने नेम इंसर्ट किया, फिर हमने उस नेम को अपडेट कर दिया, फिर हमने नेम को दोबारा अपडेट कर दिया। अब हमें ये तो नहीं पता चल सकता ना कि पहले हमने क्या इंसर्ट किया था, ठीक है, अब हमने क्या अपडेट किया है, ठीक है, और अपडेट कितनी दफ़ा हुआ है ये सब। फिर हमारा आता है फ्लैट फाइल्स नॉट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड stages directly to relation tables. There is no use for flat files. In the absence of CDC, the entire contents of table are moved into flat files. इसके अंदर जो है हमारे फ्लैट फाइल्स यूज नहीं होती। मॉडर्न सिस्टम में हम रिलेशनल इन्वायरमेंट्स और टेबल पे रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, और यहाँ फ्लैट फाइल्स जो है हमारी ज़रूरत नहीं होती। फिर ये जो हमारे फोर्थ से लेके सेवन्थ है ये हमारे लेगेसी सिस्टम का एडवांटेज है। इसके अंदर कहते हैं नो इंक्रीमेंटल ऑनलाइन आई और रिक्वायर्ड फॉर लॉक टेप, यानी लॉक टेप प्रोसेसिंग रिक्वायर नो एक्स्ट्रा IO इन द मिडल ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसर एज सेल्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। इसमें हम ऑनलाइन कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। The log tape capture all updates processing। एक तो दूसरा एडवांटेज है कि ये जो लॉग टेप है वो कैप्चर कर देती है ऑल अपडेट प्रोसेसिंग को। देयर इज नो नीड टू गो बैक एंड डिफाइन पैरामीटर वेयर देयर इज चेंज मेड आइदर टू द डाटा वेयरहाउस or the legacy system environment। The log tape is a basic and as a stable you get। मतलब कि जो जिस चीज़ में टेप लिखी जा रही है सब अपडेट टेप में ही है। अगर हमने कोई अपडेट करनी है या चेंज करनी है तो हमें पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारा कुछ ही हमें टेप के अंदर मिल रहा है। सिक्स जो है इसका कि log tape is that log tape can be taken offline। There is no need for any demand to be maintained against the native legacy DBMS when the log tape is used। टेप पर हम डाटा लगातार लिख रहे हैं, ठीक है, अपने टेप को अपने लेगेसी सिस्टम से उतार लिया और आपने इसको ऑफलाइन प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इसे हम कहते हैं कि लो टेप प्रोसेसिंग कैन बी टेकन ऑफ ऑफलाइन, यानी हम लॉग टेप को ऑफलाइन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नो हेस्ट टू मेक वेस्ट। जल्दी काम करना है इसमें सुकून से काम करने की, ओ सॉरी, सुकून से काम करना है, ठीक है ना, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा पास आता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स। हमारे पास डाटा है, हमने उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। इसके चार 11 टाइप्स होती है। सबसे पहला आता है हमारा फॉर्मेट रिवीजन, डिकोडिंग ऑफ फील्ड्स, कैलकुलेशन एंड ड्राइव वैल्यू, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल फील्ड्स, मर्जिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्टर सर्कविजन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन, ठीक है ना, डेट एंड टाइम कन्वर्जन, समराइजेशन, की रिस्ट्रिक्शन एंड डुप्लीकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेट रिवीजन क्या होती है। डाटा जिस फॉर्मेट में हमें मिल रहा है ना, हमने वेयर हाउस में उसका फॉर्मेट चेंज कर देना होता है। फिर आती है हमारी डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब होता है कि कोड को चेंज करना है, यानी डाटा जो आता है उसके अंदर हमने कुछ कोड्स यूज़ किए होते हैं, हमने उस कोड्स को चेंज करके एक मीनिंगफुल लैंग्वेज में लेकर आना होता है, ठीक है। डाटा आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज से आता है, सेम डाटा के लिए कोड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर है, जेंडर की कोडिंग
किसी एक सिस्टम में उन्होंने 1 और 2 लिखा होगा, दूसरे सिस्टम में जेंडर के लिए मेल और फीमेल लिखा होगा, तीसरे सिस्टम के अंदर आपने एम और एस लिखा होगा। आपने क्या करना है, इन सबको चेंज करना है और एक ही मीनिंगफुल लैंग्वेज में लिखना है। तो कुछ बिजनेस होते हैं वो हमारे क्रिप्टो कोड यूज़ करते हैं वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आता है हमारा कैलकुलेटिव एंड ड्राइव वैल्यूज। कैलकुलेटेड का मतलब होता है कि आपने किसी ऑपरेशन के रिजल्ट कंप्यूट करके टेबल में स्टोर करने हैं। ठीक है, आपने किसी चीज़ के ऊपर ऑपरेशन करना है, उसका रिजल्ट कंप्यूट करना है, फिर आपने टेबल पे में स्टोर करना है। ड्राइव का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपने उसके अंदर से ड्राइव करना है। कैलकुलेशन की एग्जांपल क्या है, आपके पास सेल्स का डाटा है, आपको पता है कि जो आपने आइटम परचेज की है कितनी परचेज की है, उसका प्रॉफिट क्या है, टैक्स क्या है, डिस्काउंट कितना है। ठीक है, आपने इन सबको कैलकुलेट करके आपने उसका प्रॉफिट पता लगाना है। यह होती है हमारी कैलकुलेशन। जैसे अकाउंटिंग में नेट लॉस निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उनके पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, अब वो उनको कैलकुलेट करके ये सारा कुछ निकाल लेते हैं। ड्राइव क्या होते हैं, ड्राइव का मतलब है कि आपके पास डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ स्टोर है, कोई एट्रीब्यूट स्टोर है, आपने उससे एक नया एट्रीब्यूट निकालना। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने स्टूडेंट की एज निकालनी, डेटाबेस के अंदर आपके पास डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, आपने करंट ईयर को डेट ऑफ बर्थ के अंदर की ईयर में से माइनस कर दी तो आपके पास एज निकल गई। इसको हम कहते हैं ड्राइव वैल्यू। फिर आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेस। बड़े स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेस का मतलब होता है कि बड़े डाटा को पकड़ के अलग कर देना। आपके पास एक बड़ा सा जैसे बबल्स बनी होती है ना, बबल्स का बड़ा पैकेट होता है लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पीस होते हैं, उसी तरह हमने बड़े डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कर देना होता है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा पहले लेगेसी सिस्टम था ना, एक इंसान है उसने उसके अंदर आपने उसका मिडिल नेम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं और लास्ट नेम भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो उन्होंने एड्रेस सॉर्ट किया होता है ना, एड्रेस के अंदर उन्होंने रोड, स्ट्रीट, सेक्टर, सिटी सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं। लेकिन हमने जब स्प्लिटिंग करनी है ना, तो हमने डाटे को अलग अलग कर देना है, यानी सबको अलग अलग कर देना है। जिस इंसान का पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सर नेम इकट्ठे लिखा जा रहा था ना, अब आपने क्या करना है, नेम को अलहदा कर देना है, फर्स्ट नेम को अलहदा कर देना है, सर नेम को अलहदा कर देना है। ठीक है, और फिर आपने इसी तरह एड्रेस में जो रोड, स्ट्रीट, सेक्टर इकट्ठे आ रहे थे ना, अब आपने क्या करना है, एड्रेस को अलहदा कर देना है, जो रोड नंबर था उसको अलहदा कर देना है, स्ट्रीट को अलहदा कर देना है और सेक्टर को अलहदा कर देना है। हम्म, जैसे मकान नंबर 450 ब्लॉक डी, ठीक है ना, गुजरावाला लाहौर। अब आपने क्या किया, 450 को एक अलहदा कर दिया, ब्लॉक डी को अलहदा कर दिया, गुजरावाला को अलहदा कर दिया, लाहौर को अलहदा कर दी। इस तरह आपने स्प्लिटिंग कर दी, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट करने के हमारे दो पर्पस होते हैं। एक होता है कि यूजर को हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में पता लग जाता है, ठीक है, और दूसरा कि इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में पढ़ेंगे कि मर्जिंग ऑफ कॉलम टू क्रिएट वन कॉलम। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे कॉलम को हम जोड़ के एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इस लाइन का मतलब बताया कि नॉट रियली मीन के बहुत सारे कॉलम को जोड़ के एक बना देते हैं। इसकी एग्जांपल है कि एक प्रोडक्ट है, एक उस प्रोडक्ट की एक सोर्स से आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है ना, दूसरे से आपको पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन मिली है कि पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा होता है, फिर तीसरी जगह से आपको पता चला कि इसके अंदर ये सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक टूथपेस्ट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक एक डाटा से आपको वो टूथपेस्ट का डब्बा मिला है, ठीक है ना, दूसरे टूथपेस्ट से आपको उसकी पैकेजिंग मिली है कि पैकेजिंग होती किस तरह की है, ठीक है, और तीसरी जो सोर्स है आपके इसके ऊपर ना इंग्रेडिएंट्स जो लिखे होते हैं ना, इस्तेमाल किए होते हैं, वो मिल गए। अब आपने क्या किया, ये जो डिफरेंट सोर्स से हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, इसको मुख्तलिफ कॉलम में सबको इकट्ठा कर देना है, इसको हम कहते हैं मर्जिंग। करेक्ट सेट कन्वर्जन फ्रॉम पीसी आर्किटेक्चर कन्वर्टिंग लेगेसी EBCDI टू ASCII। आपने लेगेसी सिस्टम को अपने डाटा टाइप होते हैं, अगर आपके पास मेन सिस्टम है तो रिसोर्स सोर्स डाटा है तो उस सिस्टम में होगा, EBCD होगा तो आपने इसको ASCII के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। यूनिट मेजरमेंट ऑफ कन्वर्जन,
आपने यूनिट को चेंज करना होता है। फॉर कंपनीज विद ग्लोबल ब्रांचेस केएम वर्सेस माइल फ्रॉम आईबी वर्सेस केजी। यूनिट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज है दुनिया के अंदर, एक कंपनी है वो ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी। अब उसके ऑपरेशन दुनिया भर में फैले हुए। उस कंपनी का ऑपरेशन, एक ऑपरेशन यूरोप में था, ठीक है ना। वहाँ चीज़ों को हम मैट्रिक, अगर वहाँ पे ना आपको पता है जो वेट होता है ना वो पाउंड में रिकॉर्ड होएगा, लेकिन जो पाकिस्तान है ना, यहाँ पे वेट किलोग्राम में रिकॉर्ड होता है। जब आपने यूनिट कन्वर्ट करना है ना, तो आपने सबको मिला के एक यूनिट बनाना है, यानी दोनों का एक यूनिट कर देना है। इसके बाद आती है हमारी डेट और टाइम कन्वर्जन। डेट और टाइम को आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। आपको पता है कि जो अमेरिका सिस्टम की डेट होती है ना, उसके अंदर पहले महीना आएगा, फिर दिन आएगा, फिर साल आएगा, ठीक है, यानी 11/4/2005। और जो ब्रिटिश सिस्टम में जो और जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम में क्या होगा कि सबसे पहले आपका दिन आएगा, फिर महीना आएगा, फिर ईयर आएगा, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है डिफरेंट कंट्रीज से। जब आप वेयर हाउस में डाटा लेकर जाएंगे ना, तो आपने दोनों डेट्स को चेंज करके एक ही फॉर्मेट में लेकर आ जाना। अब आपकी मर्जी है कि जो कौन सा मर्जी फॉर्मेट लेकर आए, ठीक है। आपने इस फॉर्मेट में लेकर आना है कि पहले अ, दिन लिखना है, फिर डेट लिखनी है, ठीक है, और फिर महीना लिखना है, और फिर साल लिखना है। यानी आपको पता है ना कि पूरी दुनिया के अंदर डेट लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब आपने मुख्तलिफ तरीकों से डेट नहीं लिखनी, उसको एक तरीके के साथ लिख के लेके जानी है। अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आती है एग्रीगेशन एंड समराइजेशन। समराइजेशन क्या होती है और एग्रीगेशन क्या होती है? डाटा वेयर हाउस में हम जो डाटा रखते हैं ना, वो समराइज और एग्रीगेट फॉर्म में होता है, ठीक है। समराइजेशन का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ कॉलम और सेम एट्रीब्यूट को के डाटे को लेकर आप ऐड कर लेते हैं। और एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने समराइज किया है उस पर बिजनेस कैलकुलेशन अप्लाई कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। अब वो हम कह रहे हैं कि समराइजेशन और एग्रीगेशन करने की रीज़न क्या है। पहला रीज़न ये है कि डाटा हाउस में इतनी स्पेस नहीं है कि हम सारी डिटेल डाटा को रख सकें। दूसरी हमारी रीजन हो सकती है कि डाटा वेयर हाउस के लिए हम डाटा मार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और डाटा मार्ट्स रिक्वायर्ड नहीं करते कि सेम लेवल डिटेल हम स्टोर कर सकें। तीसरी हमारी वजह है कि जो डिटेल डाटा वेयर हाउस में रखा है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। अब हमारा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप्स में हमारा की रिस्ट्रक्चरिंग आता है और डी डुप्लीकेशन आता है। की रिस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? वेयर हाउस में टेबल आते हैं, उसके अंदर प्राइमरी की होती है। आपने उन की को कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन सच की इनटू जेनेरिक की जनरेटेड बाय सिस्टम इटसेल्फ। कीज को जनरेट करना है अपनी तौर के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये देखें, ये आपके पास टेबल है, इसके अंदर कोड कंट्री, सिटी नंबर, पोस्ट कोड और प्रोडक्ट कोड से मिलके ना ये कीज बन रही है। अब जब आपने की रिस्ट्रक्चरिंग की तो आप इसको खुद जनरेट किया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। डी डुप्लीकेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ना हमें डुप्लीकेशन को ख़त्म करना होता है, यानी डाटा डुप्लीकेशन। इसका मसला क्या है? डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपके पास डाटा रिपीट हो रहा है, तो आपने उस डाटा को ख़त्म करना होता है। अब डुप्लीकेशन हमारे आते कैसे हैं? ये पॉइंट्स लिखे हुए कि फर्स्ट पॉइंट है कि इनको इनकरेक्ट और मिसिंग डाटा है आपके पास। किसी ने फर्स्ट नेम अपना लिख दिया, किसी ने मिडिल नेम लिख दिया, किसी ने फैमिली नेम लिख दिया, यानी अपना नेम पूरा ही नहीं लिखा। और जब ये दूसरी एंट्रीज में नजर आएगी ना, तो ये एक ही शख्स डिफरेंट तरीके से हमें पता चलेगा, तो ये डुप्लीकेशन होगी। डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक डाटा बार बार रिपीट हो रहा है। अब दूसरा है कि inconsistent value naming convention because of data entry formats and use of abbreviation attachment। हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसा आपने वन को वन नंबर से भी शो कर दिया, डिजिट में भी शो कर दिया, लेटर में भी शो कर दिया।
तीसरा पॉइंट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, नाम पूरा नहीं दिया हुआ। चौथा हमारा पॉइंट है कि किसी शख्स ने एड्रेस चेंज किया। अब एड्रेस चेंज किया, उसने बताया ही नहीं है कि मैंने एड्रेस चेंज किया। अब जब डाटा है, अब जो जब डाटा पड़ा होएगा तो एक एड्रेस के अंदर वो बंदा, उसी एड्रेस के ऊपर दो लोग आएंगे, यानी वो बंदा जो पहले रह रहा था और वो बंदा जो दोबारा रह रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, डाटा दो दफा रिपीट हो गया। क्लाइंट मिसस्पेल देयर नेम्स और गिव फोल्डर्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट ने अपने नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डी डुप्लीकेशन, यानी डाटा रिपीट होना, डाटा बार बार आना। अब जो हमारे डाटा के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? एक हमारा हो सकता है डोमेन वैल्यू रिडंडेंसी हो सकती है, नो स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट्स हो सकते हैं, नो एटॉमिक डाटा वैल्यूज, मल्टीपर्पज ऑफ डाटा फील्ड्स, embedded meanings, inconsistent data values and data quality containment। ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।